Hello and welcome you all to our channel ED Online, a platform to serve. This is रूपाली वैद. आपका जीके का जो कॉम्पोनेंट चल रहा है उसका आज का टॉपिक देख लेते हैं क्या है. The first feature of Indian Constitution is lengthiest written constitution. इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड. बाय रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वी मीन कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं उन्हें अमेंड करना, उन्हें चेंज करना मुश्किल है. वी हैव अ रिजिड वी हैव बहुत से प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे हैं जिन्हें चेंज करना बहुत रिजिड है, जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं. सो ये हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में. अब जब आपको पता है आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ा प्रीवियस लेक्चर्स में. सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जब ये टास्क दिया गया कि वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, तो एज यू नो उन्होंने डिफरेंट सोर्सेज को पढ़ा, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा और जो भी प्रोविजन सूटेबल थे इंडिया के लिए, इंडिया के लोगों के लिए, उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया. तो एक वो भी रीज़न रहा. लेंथ मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की लेंथ इतनी ज़्यादा क्यों है उसके रीजंस. देखिए, जो भी अच्छे प्रोविजंस थे, जो भी सूटेबल प्रोविजंस थे वो हमने अडॉप्ट कर लिए. दूसरा, जियोग्राफिकल फैक्टर्स हमारे इंडिया की वास्टनेस और मतलब कितनी बड़ी कंट्री है, डाइवर्सिटी कितनी है, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग यहाँ रहते हैं, तो उन सब के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, तो बहुत सी चीज़ों को कवर करना था. देन जब आप सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक सोर्स रहा जिससे मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव किए गए इंडिया के लिए. तो वो खुद में ही इतना बल्कि था कि जब हमने उससे कुछ डिराइव किया तो वो उसका लेंदी होना, बल्कि होना ऑब्वियस था. देन बहुत सी कंट्रीज़ हैं ऐसी जहाँ पे स्टेट और सेंटर के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, बट इंडिया में वी हैव अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट के लिए भी और यूनियन के लिए भी. इसमें एक एक्सेप्शन रही, स्टेट ऑफ JNK. आपको पता है कि JNK स्टेट को स्पेशल स्टेटस दिया गया था जो कि अब नहीं है. सो वो एक एक्सेप्शन था बिकॉज JNK स्टेट का अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक यूनियन के लिए अलग और उनका जो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन था वो अलग था. देन जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वी हैड 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स. अब तक अगर हम देखें तो वेरियस अमेंडमेंट्स हुई, बहुत सी चेंजेस आई कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड वी हैव 465 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स एंड 25 पार्ट्स. The next one is blend of rigidity and flexibility. वन मोर पॉइंट देखिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा फर्स्ट पॉइंट में. तो देर आर वेरियस कंट्रीज़ जिनका कॉन्स्टिट्यूशन हम कहते हैं कि दे हैव अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. दैट डजंट मीन कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहीं लिखा नहीं गया है. दैट मीन्स कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, उसमें चेंजेस लाना ईजी है. सो एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसे हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसे हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. हम देख लेते हैं हम रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है इन द सेकेंड पॉइंट. देखें, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी से हमारा मतलब है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हम उसे कहते हैं जिसमें अमेंडमेंट्स करना, चेंजेस लाना टफ़ होता है, हार्ड होता है, एक हार्ड प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, एक लेंथी प्रोसीजर फॉलो किया जाता है फॉर द अमेंडमेंट. और एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है जिसमें चेंजेस लाना इजी है. किसी भी नॉर्मल लॉ के लिए जो प्रोसीजर फॉलो होता है वही प्रोसीजर फॉलो करके हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है. इंडिया इज़ अ ब्लेंड ऑफ बोथ. इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ प्रोविजंस में चेंज लाना बहुत हार्ड है, बहुत टफ़ है, बहुत हार्ड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है. इसमें आप मेजॉरिटीज़ का कॉन्सेप्ट, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट्स देखते हैं. सो आप ये हम जो भी अपकमिंग लेक्चर थे उसमें आपको ये टर्म्स सुनने को मिलेंगी. देन एज वी सेड कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ प्रोविजंस रिजिड हैं जिनमें चेंजेस लाना हार्ड है, टफ़ है, और कुछ फ्लेक्सिबल हैं, कुछ ईजिली अमेंड हो जाते हैं, कुछ में चेंजेस लाना
ईजी रहता है, ठीक है। देन मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया की गवर्नमेंट अगर आप देखेंगे तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बोथ एट सेंटर एंड इन द स्टेट्स, ठीक है। दो हाउसेस होते हैं सेंटर में भी, अपर हाउस लोअर हाउस, और कुछ स्टेट्स में भी। देन प्रेसिडेंट हेड रहते हैं यूनियन ऑफ इंडिया के, मतलब अगर हम सेंटर की बात करें तो प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल हेड। अच्छा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का गवर्नमेंट के बारे में अगर आप जानते हैं तो इसमें रियल एग्जीक्यूटिव्स और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव नॉमिनल हेड्स दोनों रहते हैं। रियल एग्जीक्यूटिव्स हम किसे कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को। और नॉमिनल हेड्स हम किन्हें कहते हैं? प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को। देखें, प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ यूनियन। सेंटर में अगर हम देखें तो हेड कौन है? प्रेसिडेंट है। नॉमिनल हेड, ये आप याद रखें, नॉमिनल हेड कहा जाता है प्रेसिडेंट को। और नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट कौन रहेगा? गवर्नर्स रहते हैं, ठीक है। देन देखें, जो भी डिसीजंस हैं वो प्रेसिडेंट, अगर हम सेंटर की बात करें तो प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है कि वो जो भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस है वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। मतलब प्रेसिडेंट सिग्नेटरी अथॉरिटी रहते हैं किसी भी डिसीजन के लिए। बट प्रेसिडेंट हो या गवर्नर हो, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के बिना काम नहीं कर सकते हैं। मतलब कहने को, नॉमिनल पावर्स से हमारा क्या मतलब है? कहने को तो पावर्स उनके पास है, बट वो खुद की डिस्क्रिशन, खुद की मर्जी से कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं हम, तो इट हैज़ इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। बाय इंटीग्रेटेड जुडिशरी वी मीन, जब हम इंटीग्रेटेड जुडिशरी की बात करते हैं तो देखें वी हैव ऑन, मतलब एक हायरार्की आप देखेंगे, एक हायरार्की आप देखेंगे कि ऑन द टॉप क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट जो कि जिसे हम हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगर देखें तो आता है हाई कोर्ट्स आते हैं डिफरेंट स्टेट्स के। देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हम देखते हैं। सो दिस इज बाय इंटीग्रेटेड जुडिशरी वी मीन कि किस तरह से एट द सेंटर हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई डिसीजन है तो वो हाई कोर्ट को भी मानना है और जो फर्दर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, उन्हें भी मानना है, ठीक है। देन वी हैव सिंगल, अगर इंटीग्रेटेड का मतलब हमने समझ लिया। देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी से हमारा मतलब है, देखिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी हम किसे कहते हैं कि मतलब इन्फ्लुएंस नहीं है, जुडिशरी इन्फ्लुएंस नहीं होती है पार्लियामेंट से, या ऐसा नहीं है। देखें, जो भी सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस हैं उनका टेन्योर फिक्स किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। उनका टेन्योर फिक्स है कि मतलब अगर वो 5 साल या 6 साल उनका टेन्योर है तो वो वही रहेगा, वो फिक्स रहेगा। गवर्नमेंट उस टेन्योर को चेंज नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है और वो अगर पार्लियामेंट या गवर्नमेंट जो है वो कोई डिसीजन चेंज करवाना चाहती है किसी भी केस से रिलेटेड, और अगर वो नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो उन्हें हटा पाएँ या उनका जो टेन्योर है वो ख़त्म कर पाएँ। तो उनका जो टेन्योर है, प्रोटेक्शन, एक तरह की प्रोटेक्शन मिली हुई है हमारी जुडिशरी को फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट हमने देख लिया, हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ लैंड, और उसके बाद हायरार्की हमने देख ली कि हाई कोर्ट्स रहते हैं, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स रहते हैं। देन कम्स द फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर्स। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फेडरल फीचर्स भी हैं और यूनिटरी फीचर्स भी हैं। देखिए हम पहले फेडरल फीचर्स की बात करेंगे। जब हम फेडरल फीचर्स की बात करते हैं तो वी मीन डिवीजन ऑफ पावर्स। बाय फेडरल वी मीन पावर्स आर डिवाइडेड, ठीक है। सेंटर और स्टेट में पावर्स डिवाइडेड हैं। आपको पता है, अगर आपने
आप लिस्ट के बारे में जानते हैं, वी हैव मेनली 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट होती है। देखिए यूनियन लिस्ट जो होती है उस पे जो उसमें जो भी प्रोविजंस है, उस पे जो भी डिसीजन लेना होगा, डिसीजन मेकिंग पावर है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, वो सेंटर के पास रहती है। स्टेट यूनियन लिस्ट के किसी प्रोविजन पे काम नहीं कर सकती है। उसी तरह से स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट के भी जो प्रोविजंस हैं, कुछ प्रोविजंस हैं जिन पे गवर्नमेंट का सेंटर का जो है सेंटर की अथॉरिटी रहती है, बट मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस जो स्टेट लिस्ट के हैं वो स्टेट हैंडल करती है। देन वी हैव कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट के जो जो भी प्रोविजंस हैं उसमें सेंटर भी लॉ बना सकती है और स्टेट भी लॉ बना सकती है। इन सम केसेस जब कोलाइड करता है इनका डिसीजन, मतलब अगर कोई प्रोविजन है कॉन्करेंट लिस्ट का जिसमें स्टेट ने भी कोई लॉ बना दिया, यूनियन ने भी कोई लॉ बना दिया, सेंटर ने, तो अब अगर इन दोनों के डिसीजन में देखा जाए कि किसका डिसीजन अपर हैंड पे रहेगा, किसका डिसीजन फाइनल रहेगा, तो सेंटर का रहेगा। ठीक है, सो दिस इज़ द फेडरल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा कौन से फेडरल फीचर्स हैं हम देख लेते हैं। वी हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक तो 2 गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंटर गवर्नमेंट, एक ये फीचर है। देन डिवीजन ऑफ पावर्स हमने देख लिया किस तरह से पावर्स डिवाइड की गई बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। देन वी हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी एक फेडरल फीचर है। जो फेडरेशंस होती हैं उनका ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन रहता है। देन सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है, सबसे ऊपर है। लॉ ऑफ द लैंड जो है वो सबसे ऊपर है। जो भी चीज़ें, जो भी मतलब हम जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हर चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है उसे ही हम प्रायोरिटी देते हैं या सबसे ऊपर रखते हैं, वी कैन से। ठीक है, देन हम कॉन्स्टिट्यूशन की रिजिडिटी की बात कर रहे थे। लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स हैं जो बहुत रिजिड है, तो ये भी एक फेडरल फीचर है। देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये भी एक फेडरल फीचर है। सो वी हैव सम फेडरल फीचर्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर हम यूनिटरी फीचर्स की बात करें तो वो भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी फीचर्स भी हैं। व्हाट आर द यूनिटरी फीचर्स? यूनिटरी फीचर्स या नॉन फेडरल फीचर्स हम इन्हें कहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग सेंटर। देखें, नॉर्मल कंडीशंस में सेंटर अब मतलब जो, जैसे मैंने आपको बताया कि यूनियन लिस्ट पे सेंटर काम करता है, स्टेट लिस्ट पे स्टेट काम करती है, ये हो गया नॉर्मल कंडीशंस में। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी, जब कुछ कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है इन इंडिया, तो जो सेंटर है वो पूरी तरह जो स्टेट है वो पूरी तरह सेंटर के कंट्रोल में आ जाती है। इन केस ऑफ इमरजेंसी जो भी रूल, जो भी लॉ सेंटर बनाएगा वो एप्लीकेबल होता है स्टेट पे भी। तब स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट साइड लाइन हो जाता है। ठीक है, सो इमरजेंसी के टाइम पे वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। और हमने देखा कि जो थर्ड लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट भी हमने डिस्कस की, उसमें भी जो सुप्रीमेसी है फाइनल डिसीजन की वो किसकी रहती है? सेंटर की। सो वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। फिर सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है कि इंडिया में ऐसा नहीं है कि आपके पास स्टेट सिटीजनशिप भी हो। ठीक है, इसमें भी JNK स्टेट की एक्सेप्शन जैसे हमने पहले देखा ये रही, बट अदर देन दैट वी हैव सिंगल सिटीजनशिप। देन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिटरी फीचर है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से ऐसे प्रोविजंस हैं जिन्हें चेंज करना ईजी है, फ्लेक्सिबल है। सो दिस इज़ अ यूनिटरी फीचर। देन इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जैसे कि मैंने बताया, अगर सेंटर में आप देखेंगे तो वी हैव सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, देन अगर हम स्टेट लेवल पे देखें तो वी हैव हाई कोर्ट्स। अगर हम उससे भी नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखें तो वी हैव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। और इमरजेंसी प्रोविजंस की अगर हम बात करें, मतलब इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या क्या प्रोविजंस फॉलो किए जाते हैं, तो दीज आर द यूनिटरी फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देन द नेक्स्ट वन इज सेकुलर स्टेट। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। बाय द वर्ड सेकुलर वी मीन कि इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ठीक है, वी हैव सो मैनी रिलीजियस अथॉरिटीज़, मतलब स्टेट्स, जैसे हम कहते हैं इस्लामिक स्टेट्स हैं। वी हैव सम इस्लामिक स्टेट्स। सो इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इंडिया एज
स्टेट, ठीक है, एज स्टेट इंडिया कोई पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो नहीं करती है। देखें, अगर आप देखेंगे इंडिया में जो राइट्स एक किसी भी एक कम्युनिटी को मिले हैं, से फॉर एग्जांपल हिंदूज़ को जो राइट्स मिले हैं वही राइट्स मुस्लिम्स के लिए, वही राइट्स सिख्स के लिए, हर कम्युनिटी के लिए सेम राइट्स हैं, ठीक है। रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट अलग है, वो आप इसमें मत लाइएगा। तो जब हम सेकुलर स्टेट कहते हैं, इट मीन्स हमारी कंट्री में हर रिलीजन को सेम राइट्स और सेम सपोर्ट मिलता है फ्रॉम द स्टेट, ठीक है। और हाँ जी, इंडिया कोई पर्टिकुलर रिलीजन एज ऑफिशियल रिलीजन फॉलो नहीं करता है। देन वी टॉक अबाउट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से हमारा क्या मतलब है? देखिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स कोई भी इंडियन सिटीज़न जो 18 ईयर्स से अबव जिसकी एज है, जो 18 साल से ऊपर की एज का इंसान है, उसे राइट ऑफ वोट दिया गया है, ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अब ऐसा नहीं है कि लड़के वोट कर सकते हैं, लड़कियां वोट नहीं कर सकती, नो। किसी पर्टिकुलर कास्ट की जो कम्युनिटी है वो वोट कर सकती है और किसी पर्टिकुलर कास्ट के लोग वोट नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि हिंदूज वोट करेंगे और मुस्लिम्स नहीं करेंगे। सो वी हैव अ कॉमन लाइक लॉ कि जो भी 18 साल से ऊपर है वो वोट दे सकता है, ठीक है। दिस इज़ वी कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और ये जो एज है 18 ईयर्स, इसे रिड्यूस किया गया था इन 1989 से पहले कि एज 21 ईयर्स थी, जो भी 21 साल से ऊपर के लोग थे वही वोट कर सकते थे। बट 1989 में जो एक 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, ठीक है, चेंज लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में और 21 की जो एज थी उसे कम करके 18 ईयर्स कर दिया गया, ठीक है। देन वी हैव इमरजेंसी प्रोविजंस। हम इंडिया में कोई भी आपातकालीन स्थिति हम कहते हैं इमरजेंसी को, कोई भी अनयूजुअल सिचुएशन जब आ जाती है, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाती है, तो उससे डील करने के लिए वी हैव सम प्रोविजंस जिन्हें हम इमरजेंसी प्रोविजंस कहते हैं। 3 तरह की इमरजेंसी हम देख सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी, जिससे आर्टिकल 352 डील करता है। स्टेट इमरजेंसी, जिसमें आर्टिकल 356 और 365 डील करते हैं। देन फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 360 डील करता है। तो 3 तरह से इमरजेंसी, मतलब 3 तरह की सिचुएशंस वी कैन से हम फेस कर सकते हैं। तो उन सिचुएशन से कैसे डील करना है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। कोई भी इमरजेंसी हो, इमरजेंसी के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो मोर पावरफुल रहती है, वो पावरफुल बन जाती है एज़ कंपैरिजन टू नॉर्मल सिचुएशन। नॉर्मल सिचुएशन में स्टेट की अपनी अथॉरिटी है, सेंटर की अपनी अथॉरिटी है, बट इमरजेंसी के टाइम पे जो स्टेट है उसका पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, ठीक है। और जो भी फेडरल फीचर्स, जो भी हमने लास्ट स्लाइड में हमने जो भी फेडरल फीचर्स के बारे में बात की, वो सारा फेडरल सिस्टम यूनिटरी बन जाता है बिना किसी अमेंडमेंट के। देखें, जो भी हमने फेडरल फीचर्स देखे कॉन्स्टिट्यूशन के, अगर हम उसमें कोई चेंज लाना चाहते हैं हमें उसमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लानी है तो वी हैव सम प्रोसीजर टू फॉलो। उस प्रोसीजर को फॉलो करके ही हम वो चेंजेस ला सकते हैं। बट ये नॉर्मल कंडीशन की बात है, जब नॉर्मल सिचुएशंस की। लेकिन जब इमरजेंसी की बात आती है तो हमारे सारे फेडरल फीचर्स जो हैं, सारा फेडरल सिस्टम जो है वो यूनिटरी बन जाता है विदाउट एनी अमेंडमेंट, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।